हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमारे 5 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो आज मैं आपके साथ कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर 1, 2 एंड 3, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब एक एक वॉल्यूम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, पर फर्स्ट वॉल्यूम के बाद मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाई थी। सेकेंड वॉल्यूम भी ओवर हो गया, तो पहले फर्स्ट वॉल्यूम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन इसीलिए जरूरी है बच्चों कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं या आप किताब से पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से काम नहीं चलता है। टॉपिक्स को समझने के बाद उनको लर्न भी करना होता है, और लर्न करने के बाद उनको इस तरह से प्रेजेंट करना होता है एग्जाम्स में कि आपके 100% मार्क्स आ सके। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन सीयूईटी में तो सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग पे कंसंट्रेट करना है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो लर्निंग टिप्स आपके साथ, उसके बाद प्रेजेंटेशन टिप्स, एग्जामिनेशन पैटर्न, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज वेटेज, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर चैप्टर से आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ चैप्टर 1, 2 और 3 के। तो जैसे जैसे मैं आपके साथ कोई भी टिप्स शेयर करती रहूं, आप अपने पास कहीं पे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट्स लेते रहेंगे, क्योंकि ये वन टाइम टिप्स नहीं है, ये आपके लिए पूरे साल काम में आने वाली टिप्स हैं, सो दैट यू कैन स्कोर नॉट ओनली इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो इन द सीयूईटी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशन मुझे चाहिए कि मैक्सिमम लोग मेरी वीडियोस को देखें, और जो भी मैं अपनी नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका फायदा मैक्सिमम लोगों को हो सके। तो अगर आपको लगे कि वीडियो देखने से आपको कुछ फायदा हुआ है तो उसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको फायदा हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। So now let's connect to commerce and let's discuss the question answers of chapter 1, 2 and 3, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड 2024 में आ चुके हैं। उसके अलावा सैंपल पेपर 2023 एंड 24 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रेजेंटेशन टिप्स, वो प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो डू वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो एंड वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों देखिए कि यहाँ पर मैंने तीनों चैप्टर्स के नाम लिख दिए। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं ये तीनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज जो है वो 16 नंबर की है, लेकिन हमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दी होती है। अब जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, और जो करंट ईयर का पेपर आया है 2024 का, उसकी बेसिस पे मैंने यहाँ पर पैटर्न लिख दिया है आपके लिए कि कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स से आते हैं। जनरली 90% जो है यही पैटर्न जो है वो चलता आ रहा है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी यही पैटर्न जो है वो यूज किया जाएगा। पैटर्न क्या है कि जो चैप्टर 1 है उससे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। चैप्टर 2 से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर 6 नंबर का, और चैप्टर 3 से भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस। इस तरह से 6 + 6 + 4 दैट मेक्स 16। यही पैटर्न जो है वो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शनल ऐसा होता है
कि ये वेटेज चैप्टर वाइज आगे पीछे हो जाए, कि इस चैप्टर में से 7 नंबर का आ जाए, इस चैप्टर में से 3 नंबर का आ जाए, या इस चैप्टर में से 5 नंबर का आए, इस चैप्टर में से भी 5 नंबर का आए और तीसरे चैप्टर से 6 नंबर का आ जाए। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो पैटर्न मैंने क्रिएट करा है आपके बेनिफिट के लिए, वो इसलिए क्रिएट करा है क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस जो हैं हमारे चैप्टर वाइज आएंगे, उससे आपकी प्रिपरेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। और मैंने कम से कम 10-15 क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स देखने के बाद ये पैटर्न जो है वो यहाँ पर लिखा है आपके लिए, तो आप भी अपने पास ये पैटर्न नोट कर लीजिए। और 95% एंड अबव चांस है कि इतने ही क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपके आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सेट्स लिए हैं जिसका पैटर्न मैंने आपके लिए नोट करके रखा है, और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपके साथ अभी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी कि 2024 में जो पेपर आए हैं उसके बहुत सारे सेट्स हैं। 5 सेट्स तो मेरे पास अवेलेबल हैं। उन सेट्स में से मैंने यहाँ पर चूज करके वो सेट्स लिखे हैं जहां पर सेम पैटर्न यूज किया गया है। एक सेट है 6641, दूसरा है 6651, तीसरा है 6631। तो ये जो तीनों सेट्स हैं इसमें भी यही पैटर्न यूज किया गया है। आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चंस हैं तीनों सेट्स में, चैप्टर 2 से एक सेट में और थर्ड सेट में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछ लिया गया, तो उस क्वेश्चन को यहाँ से कम कर दिया गया कि यहाँ पर 4 क्वेश्चंस की बजाय 3 क्वेश्चंस रह गए। और थर्ड चैप्टर से हर बार 4 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर भी लिख दिए ताकि आपको ढूंढने ना पड़े। चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन 1, 2, 10 एंड 21, क्वेश्चन 17, 18, 19 एंड 21, क्वेश्चन 1, 17, 18 एंड 21। चैप्टर 2 से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन 32 है, एक बार क्वेश्चन 31 है, एक बार क्वेश्चन 31 है। आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नंबरिंग भी जो है वो सेम रहती है। चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन 13, 14, 15, 18, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 एंड 9। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने के बाद मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। और ये क्वेश्चन नंबर्स जो है वो चैप्टर 1, 2 और 3 से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं बच्चों टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस की। जो टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस है वो भी आप सब जानते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के। तो मार्क्स के हिसाब से ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके अलावा इनके नेचर के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेशन बेसिस पे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हॉट्स होते हैं जो एनालिसिस और क्रिएटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और इस साल सीबीएसई ने इस तरह के क्वेश्चंस की परसेंटेज बढ़ाकर 50% कर दिए। पहले ये 40% आते थे, अब ये 50% आएंगे। तो ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या आपको केस स्टडीज आती हैं, छोटी केस स्टडीज भी आती हैं 1 मार्क की, या 3, 4, 5, 6 मार्क्स में भी केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो 3, 4 और 6 मार्क्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ एक सेट डिस्कस करने वाली हूं, दैट इज सेट 6641, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। और यही पैटर्न जो है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, जो हमेशा फॉलो किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। इसी साल के क्वेश्चन पेपर्स में से एक सेट है 6621, वहां पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन तीनों चैप्टर्स से। एक 6 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 1 से, एक 6 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 2 से, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 3 से। लेकिन बच्चों ये बिल्कुल ही एक्सेप्शन है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं बार बार कि ओवरऑल जो है इसमें से 9 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं
यही पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, सैंपल पेपर्स का और जो करंट ईयर में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आया उसका भी। तो बच्चों पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमारी प्रिपरेशंस आसान हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताती रहती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 1 होता है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि मैंने अभी बताया कि सीयूईटी में तो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। वो इतने डीप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको एक एक माइन्यूटेस्ट कीवर्ड या डिटेल्स किसी भी कॉन्सेप्ट की नहीं पता होंगी तो आप उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एस्पेक्ट जो आपके लिए जानना जरूरी है वो है लर्निंग। तो आपको मैं बीच बीच में लर्निंग टिप्स भी देती रहूंगी कि किस तरह से निमोनिक्स यूज करके या कुछ पासवर्ड्स बनाकर हम किसी भी टॉपिक की हेडिंग्स को याद कर सकते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है प्रेजेंटेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्टिकुलरली फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो चलिए इस सेट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं और साथ साथ मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स भी बताती रहूंगी। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और उसका आंसर क्या लिखना है और कैसे लिखना है इसको भी आपको बहुत ध्यान देकर सुनना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें जब आप अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम्स दें या टर्मिनल एग्जाम्स दें या बोर्ड एग्जाम्स दें या सीयूईटी। तो मैं बात कर रही हूं बच्चों इस सेट की 6641। ये क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं उनके नंबरिंग मैंने यहां पर लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, 13, 14, 15 एंड 18, ये 7 क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। और उसके बाद क्वेश्चन 32, ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो पहले हम सारे 7 क्वेश्चंस एक एक नंबर के डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगी 3 नंबर का क्वेश्चन और फिर मैं डिस्कस करूंगी 6 नंबर का क्वेश्चन। जो एक एक नंबर के 7 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं, इसमें आपको एलिमिनेशन थ्योरी यूज करनी है अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप टू आंसर द एमसीक्यूज is to use the elimination theory। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर केस स्टडी हो या जो ऑप्शंस हमें दे रखी हैं उससे रिलेटेड पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पूरा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमें क्वेश्चन में से किस चीज को आइडेंटिफाई करना है और किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें आंसर करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ऑप्शन भी लिखेंगे और उस ऑप्शन के साथ जो आंसर दे रखा है वो भी लिखेंगे, ताकि इवैल्यूएटर को चेक करने में आसानी हो। इन पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, A multinational sweets and snacks company had been into catering business for the last many years. To add to its prospects and to grow in the long run, it wants to increase its sales volume, the number of products and capital investment. The organizational objective of management it seeks to achieve is। तो क्वेश्चन में हमें क्या चूज करना है मल्टीपल ऑप्शंस में से? एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसकी यहां पर बात हो रही है। 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वेश्चन में बच्चों यहां पर देखिए कि किस तरह के कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ग्रो इन द लॉन्ग रन, increase in the sales volume, increase in the number of products and capital investments। ये बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के, जो हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स जब डिस्कस किए थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, उसमें ये कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे। तो बिना ऑप्शंस दिए हुए भी आपको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन सी ग्रोथ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विद रेस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां ध्यान देंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज नहीं करनी है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है और ये क्वेश्चन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट सही है। At middle level management, managers ensure that their department has necessary personnel। ये भी statement सही है। Chief Executive Officer at top level management is responsible for the activities of first line managers।
ये स्टेटमेंट बच्चों सही नहीं है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन मैनेजर्स से डील नहीं करती है, वो मिडिल लेवल से डील करती है। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हम किन्हें कहते हैं? ऑपरेटिव मैनेजर्स को, लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो ये जो स्टेटमेंट सी है ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट डी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट्स ए, बी, सी और डी में से स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी, दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। डैश इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक कॉन्सेप्ट का, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। और कॉन्सेप्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन। 4 ऑप्शंस यहाँ पे क्या दे रखी है? मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। बहुत क्लियर ऑप्शन है, सो द आंसर इज सी, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से है। स्टेटमेंट 1, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। Statement 2, business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict the future happenings. अब देखिए, पहली स्टेटमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट के डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? दैट द एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिव होता है, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। डायनामिक इस वजह से नहीं होता है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, क्योंकि फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दूसरी है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो यही ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आ रही है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। और तीसरे और चौथे ऑप्शन है बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स। तो इसमें हमारे लिए जो बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन बी, that second statement is true and first statement is false। ये क्वेश्चन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे है, तो आप जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो साथ साथ आप सारे फीचर्स भी रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स कर रखे। तो जब हम सारे फीचर्स पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा फीचर डीमोनेटाइजेशन का नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी। ये तो सही ऑप्शन है। नंबर 2, इट इज इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट द टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। ये भी बिल्कुल सही है। इट इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। ये भी बिल्कुल सही है। इट लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स अवे फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इसका पर्पस था। यहां दे रखा है चैनलाइजिंग सेविंग्स अवे फ्रॉम द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये जो डी पार्ट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और हमसे यही पूछा है कि कौन सा डीमोनेटाइजेशन का फीचर नहीं है, तो हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिफ्लेक्टेड इन द अबव पैराग्राफ। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Samaira and her friend Sana wanted to watch a movie over the weekend. They booked the movie ticket online and chose the seats as per their preference at the click of a button at the desired movie hall. Now going to theater for booking of the tickets is no longer required. तो यहाँ पर एक सिंपल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि अब किस तरह से ऑन अ क्लिक ऑफ बटन हम ऑनलाइन मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। मूवी हॉल में जाकर टिकट्स बुक कराने की जरूरत नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बहुत ही क्लियर है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो 4 ऑप्शंस हमें दे रखी हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं डी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 मार्क का। यहाँ पर केस स्टडी दे रखी है और यहाँ पे हमें सेकंड पैराग्राफ में देखिए द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड अबव। 4 इंपॉर्टेंस दे रखी है बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस इस केस स्टडी में बता रखी है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है।
तो अब हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। रजत वॉज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स लाइक प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स एंड प्लास्टिक स्ट्रॉज। He heard about the upcoming ban on the single use plastics. यहाँ पे आप वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, upcoming ban. He was able to identify this external environment trend. External environment trend को भी अंडरलाइन कर दीजिए, which could hinder the firm's performance. इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। So he took action and shifted to manufacturing the plates, cups and straws from the bamboo and the palm leaves. As a result, his business not only survived but was able to generate the profit. इसमें बच्चों 4 ऑप्शंस दे रखी है। A, it enables the firms to identify opportunities and getting the first mover advantage. B, it helps the firm to identify threats and early warning signals. C, it helps in tapping useful resources. And D, it helps in assisting planning and policy formulation. तो जो मैं एलिमिनेशन थ्योरी की बात करती हूँ, इसमें से C और D ऑप्शन तो बिल्कुल ही हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि कहीं पर भी यूजफुल रिसोर्सेज या पॉलिसी फॉर्मुलेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। अब बचे हमारे पास ऑप्शन A और B कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज है या आइडेंटिफाई थ्रेट्स है। तो जो कीवर्ड्स मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन कर लीजिए कि एनवायरमेंटल ट्रेंड्स विच कुड हिंडर द फर्म्स परफॉर्मेंस, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स जो फर्म की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और जो हिंडर कर सकते हैं वो थ्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर ऑप्शन हमारे पास सामने आ रहा है, ऑप्शन बी, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बच्चों एक एक नंबर के 7 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, अब 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने बाकी हैं। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या जो केस स्टडीज होती हैं, उनको करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से उन्हें आपको प्रेजेंट करना है कि आपकी एक्सप्लेनेशन और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन बन जाए, कि इससे अच्छा आंसर और इससे बेहतर तरीके से आंसर लिखा ही नहीं जा सकता। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए पूरा क्वेश्चन 21 जिसको मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, और उसके बाद मैं इसका आपको आंसर भी लिखकर बताऊंगी कि किस तरह से हमें आंसर स्टार्ट करना है, कितने पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, किन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, कोई एग्जांपल देने की जरूरत है या नहीं है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले देखिए कि इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर ए है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे है, और दूसरे इसके वर्ड्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। आइडेंटिफाई भी है और स्टेट भी है। मैं आपसे कह चुकी हूं कि सिर्फ इन्यूमरेट करना हो तो सिर्फ मेंशन करना होता है, स्टेट करना हो तो एक लाइन बतानी होती है, एक्सप्लेन करना हो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है, और लाइंस कोट करने के लिए पूछा जाए तो लाइंस भी कोट करनी पड़ती हैं। बी पार्ट देखिए क्वेश्चन का, quoting the lines from the above paragraph, state any 2 features of nature of management identified in the A above। मतलब आपको लाइंस भी कोट करनी है और आपको 2 फीचर्स जिस नेचर को आपने आइडेंटिफाई करा है पार्ट ए में, उस नेचर ऑफ मैनेजमेंट के 2 फीचर्स आपको स्टेट भी करने हैं और उससे रिलेटेड लाइंस भी कोट करनी है। तो कोई भी वर्ड आपसे मिस नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाई, स्टेट, कोट द लाइंस, और कि हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब हम पूरा केस स्टडी को रीड कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमने पढ़ रखे हैं उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। 3 friends, Aman, Ashish and Ashi, after completing their MBA from a reputed management institute, formed a startup named Solutions. The goal of the startup was to make a social and environmental impact through its services. Solutions supports the social business ideas to improve the living conditions in slums of Mumbai. As all the 3 friends are specialized in the social work, underline कर दीजिए specialized in the social work. They adopted 3 different slums of Mumbai and started educating the slum dwellers in their own creative manner. Underline कर दीजिए in their own creative manner. Aman used playway method. Ashish used music as a method of learning, while Ashi used activity based method of learning. हर कोई अपनी अपनी स्किल के हिसाब से method of learning यूज कर रहा है।
they used the basic knowledge in their unique manner and they were able to educate the slum dwellers. अंडरलाइन कर दीजिए यूनिक मैनर। तो बच्चों जो भी वर्ड्स यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन करा, यूनिक मैनर, क्रिएटिव मैनर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बेसिक नॉलेज, ये सारे कीवर्ड्स हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट के। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अब इसको आंसर कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो आंसर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का मैंने कैसे लिखा है और इस आंसर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आपको आंसर नंबर लिखना है। उस आंसर नंबर को या तो आप साइड में लिख दीजिए या आप आंसर नंबर सेंटर में भी लिख सकते हैं। कभी भी आंसर की नंबरिंग करना मत भूलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, यू हैव टू स्टार्ट विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ए में पूछा था कि आपको आइडेंटिफाई और स्टेट करना है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो सिर्फ डायरेक्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट नहीं लिखना है, आपको लिखना है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपने आंसर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से उठाया। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, स्टार्ट विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर मत लिखना 3, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद क्योंकि उसमें स्टेट वर्ड भी था तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट को आपने यहाँ पे स्टेट कर दिया कि मैनेजमेंट आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये आपका स्टेट भी हो गया। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है मार्किंग स्कीम के हिसाब से आधा नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन में मिल जाएगा और आधा नंबर आपको स्टेट करने में मिल जाएगा। अब बचे 2 नंबर, 3 ही नंबर का क्वेश्चन है पर फिर भी आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है ताकि आपका आधा नंबर भी ना काट पाए इवैल्यूएटर। अब 2 नंबर में सेकंड पार्ट में अगेन आपने लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से स्टार्ट करा। द 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट आर आइडेंटिफाइड एंड स्टेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर दिया 2 फीचर्स क्योंकि इसके 2 फीचर्स पूछे और फिर आपने टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है। टेबुलर फॉर्म जो है वो बहुत ही क्लियर, प्रेजेंटेबल मानी जाती है और इससे जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो इवैल्यूएटर को बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो फीचर्स आपने यहाँ पर लिख दिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये जो 2 फीचर्स हैं ये 2 नंबर के हैं। तो इससे रिलेटेड आपको लाइंस कोड भी करनी है और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है क्योंकि आपको इसको स्टेट भी करना है तो आपको एक लाइन इसकी बतानी पड़ेगी। तो पहला फीचर आपने पूरा ऐसे लिख दिया, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कौन सी लाइन से ये पता लग रहा है, एज ऑल द फ्रेंड्स से लेके क्रिएटिव मैनर तक। तो चाहे तो आप पूरी लाइंस लिख दीजिए और अगर इतना टाइम नहीं है तो डैश डैश करके पहले 2-3 वर्ड्स और लास्ट के 2-3 वर्ड्स इस तरह से आप कोटेड लाइंस लिख सकते हैं और उसको आपने स्टेट कर दिया कि आर्ट इज प्रैक्टिकल एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। दूसरा जो आइडेंटिफाई हमने करा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि हर एक फ्रेंड ने अपने अलग तरीके से जो है वो अलग अलग श्रम के एरियाज को ट्रेन करा तो उन्होंने उसी नॉलेज को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करा। तो अनदर फीचर जो हमने आइडेंटिफाई करा वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जो कोटेड लाइन है वो ये है, दे यूज देयर नॉलेज इन द यूनिक मैनर एंड दे वर एबल टू एजुकेट द स्लम ड्वेलर्स। तो यहाँ पर डॉटेड लाइंस के साथ हमने उस कोटेड लाइन को लिख दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, द यूज ऑफ नॉलेज बाय एन आर्टिस्ट ऑलवेज डिफर्स वाइल डेमोन्स्ट्रेशन। हर आर्टिस्ट के पास जो है वो नॉलेज सेम होती है लेकिन उस नॉलेज का इस्तेमाल वो अलग अलग ढंग से करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द स्पेशल नॉलेज दैट एवरी आर्टिस्ट हैज। तो यहाँ पर जो भी आपसे पूछा गया था आइडेंटिफिकेशन और उसको स्टेट करने का, तो आइडेंटिफिकेशन लाइंस कोड करना और स्टेट करना, एक नंबर एक पर्टिकुलर फीचर का मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन लाइंस कोड और स्टेट करना, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो टीचर कभी भी आपके मार्क्स काट ही नहीं सकती हैं। दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट आंसर, जिसमें जो जो बातें आपसे पूछी गई हैं, आइडेंटिफाई करना पूछा गया, स्टेट करना पूछा गया, लाइंस कोड करना पूछा गया, हर चीज आपने प्रेजेंटेबल मैनर में लिख दी है। तो बस एक क्वेश्चन और 6 नंबर का डिस्कस कर लेते हैं कि उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है और इस पूरे डिस्कशन के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चंस, किन टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं चैप्टर 1, 2 और 3 से रिलेटेड और उन्हें हमें कैसे आंसर करना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, ये भी एक लंबी चौड़ी केस स्टडी है और पूरी केस स्टडी के लास्ट में दे रखा है द अबव केस हाइलाइट्स द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बाय कॉफी बीन, एक्सप्लेन वन सच प्रिंसिपल एंड टू टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पे ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक प्रिंसिपल और दो टेक्निक्स एक्सप्लेन करनी है, वर्ड है एक्सप्लेन। तो अब पूरी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। केस स्टडी पढ़ते टाइम ही हम वो वर्ड्स अंडरलाइन करते रहेंगे जो किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी टेक्निक से रिलेटेड होगा, और फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर करा है, हम 6 नंबर का क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू, Ankur Sachdeva did his MBA from ITB University. He decided to apply his knowledge of scientific management in the fast food restaurant chain Coffee Bean set up by him. This restaurant was providing burgers, fries, shakes as a part of its menu. Question बहुत ही टेस्टी है, पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी आ रहा है। Nowadays people are quality conscious, so he was using standardized raw materials, processes, methods, working conditions, machines, etc. The objective was to establish standards of excellence. By doing this, he was not only able to reduce the cost, but was also able to provide the new varieties of burgers, fries, shakes, leading to the increased turnover. इस पूरे पैराग्राफ को आप हर लाइन को ही अंडरलाइन कर लीजिए। He was using standardized raw material से लेके टर्नओवर तक। तो स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड की बात हो रही है, स्टैंडर्डाइज्ड रॉ मटेरियल, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स। तो ये टेक्निक हमारे सामने आ रही है, स्टैंडर्डाइजेशन। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। अंकुर सचदेवा also believed in that there was only one best method to maximize the efficiency. As a result, he developed the best way of grilling the burgers. As a result, he developed the best way of grilling burgers, cooking fries, and preparing shakes. His main objective was to maximize the satisfaction of the customers. इस पूरे पैराग्राफ में बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द थिंग सामने आ रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव था कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके लिए उसने हर चीज का बेस्ट मेथड का इस्तेमाल करा टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। और हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल में पढ़ रखा है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसमें आउटडेटेड अप्रोचेस को छोड़कर हमें साइंटिफिक अप्रोचेस यूज करनी पड़ती हैं। तो इससे हम उस प्रिंसिपल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और टेक्निक हमने पढ़ रखी है, मेथड स्टडी, द स्टडी टू डिसाइड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नॉट ओनली टू लर्न द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब बट टू परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली, Coffee Bean regularly invest in training and development programs to equip the employees with the necessary skill and knowledge. Coffee Bean believed that efficient employees will produce more and earn more. This will ensure the greatest efficiency and prosperity for both the company and the workers. तो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है। एक और प्रिंसिपल हमने पढ़ रखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो बच्चों इस केस स्टडी में हमारे सामने दो प्रिंसिपल्स और दो टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और टेक्निक्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड मेथड स्टडी। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है एक्सप्लेन वन प्रिंसिपल एंड टू टेक्निक्स, तो जो दो प्रिंसिपल्स हमने आइडेंटिफाई करे उसमें से कोई एक प्रिंसिपल हम एक्सप्लेन कर देंगे, और दो टेक्निक्स जो हमारे सामने आ रही हैं वो है मेथड स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो बच्चों इसका आंसर मैं स्क्रीन पर आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है जो कि मार्किंग स्कीम में दे रखा है, लेकिन इस आंसर को भी आप बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे जैसे हमने आंसर नंबर 3 प्रेजेंट करा, क्योंकि ये केस स्टडी है और यहाँ पर लाइंस कोड तो पूछी नहीं गई है, लेकिन आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ से आप लाइंस कोट कर सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में से ही वॉज यूजिंग द स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल से लेके स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेलेंस तक, ये लाइंस कोट करके आप टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे,
लाइंस कोट करेंगे और फिर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक को 2 या 3 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में देयर वाज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी, इस लाइन को कोट करके आप मेथड स्टडी को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर 2-3 पॉइंट्स में मेथड स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे, उसका मीनिंग, उसका पर्पस। और थर्ड पैराग्राफ में से आप कॉफी बीन रेगुलरली इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इस लाइन को कोट करके आप प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और फिर उस प्रिंसिपल को अगेन 2-3 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से लिखेंगे दैट वन प्रिंसिपल एंड 2 टेक्निक्स identified and explained from the above paragraph are as follows। एक कॉलम आप बना लेंगे नेम्स लिखने की, उसी के साथ साथ आप ये लिख देंगे कि ये प्रिंसिपल है या टेक्निक है। नंबर 1 स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नंबर 2 मैथड स्टडी, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Number 3 development of each worker to his greatest efficiency, principle of scientific management। फिर सेकेंड कॉलम में आप इन तीनों से रिलेटेड कोटेड लाइंस लिख देंगे हर एक पैराग्राफ में, और फिर थर्ड कॉलम में स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स, मैथड स्टडी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रिंसिपल से रिलेटेड 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से आप इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, देन यू विल श्योरली गेट द मार्क्स 6 out of 6। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर की हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके काम में आने वाली हैं। चैप्टर 1, 2, 3 से रिलेटेड जो कुछ भी हमने आज डिस्कस करा उसको आप हमेशा याद रखेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन में जो 16 नंबर के क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स से पूछे जाएंगे वो नॉर्मली पैटर्न के हिसाब से आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले चैप्टर से 4 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर से 1 क्वेश्चन और तीसरे चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन। यही नॉर्मल पैटर्न जो है वो पहले भी फॉलो किया गया है और शायद आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। और अगर कोई और पैटर्न भी फॉलो कर लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडीज को हमें कैसे आंसर करना है, किस तरह की टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन होगी तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कैसे डिफर करेगा, किस तरह से टेबुलर फॉर्म में अंडरलाइन करके, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, लाइंस कोट करके हम अपनी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये यूजफुल टिप्स पहुंच जाएं और वो सब भी बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें इन देयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। चैप्टर 1, 2 और 3 से रिलेटेड हमने टोटल 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 2 और सेट्स में आपके साथ शेयर कर देती हूँ पीडीएफ फॉर्म में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने आज डिस्कस करा है। और अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम्स या टर्मिनल एग्जाम्स में भी इन्हीं टिप्स को ध्यान में रखकर आप आंसर करेंगे ताकि शुरू से ही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो और एंड तक आते आते आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। जैसे हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आप भी बिल्कुल आर्टिस्ट बन जाएं, द आर्टिस्ट ऑफ राइटिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। चैप्टर 4 और 5 के भी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ बिल्कुल इसी तरह से डिस्कस करूंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।